एनिमल किंगडम चैप्टर है, उसका एनसीईआरटी रीडिंग कर रहे हैं हम लोग. When you look around, you will observe different animals with different structures and different forms. As over a million species of animals have been described till now, अभी तक million species जो animals की वो describe हो चुकी हैं. The need for classification becomes very important. इतनी सारे animals के बाद इनको classify करना बहुत जरूरी हो जाता है. Classification जो है इनको एक systematic position देने के लिए बहुत important रोल प्ले करता है. सो सिस्टमैटिक पोजीशन देना कहलाता है सिस्टमैटिक्स. सिस्टमैटिक्स का मतलब होता है सिस्टमिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स. Systemic arrangement of organisms. Systematics is systemic arrangement of organisms. ठीक है, सिस्टमैटिक्स का मतलब होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म. सो हमने क्या किया हुआ है, ऑर्गेनिजम्स को प्रॉपरली अरेंज करना बहुत एसेंशियल है. ये चीज नीड क्यों पड़ा, क्योंकि इतनी सारी डाइवर्सिटी अवेलेबल है. नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन. एनिमल्स जो है उनके स्ट्रक्चर और फॉर्म में बहुत ही डिफरेंसेस हैं, बहुत सारे सिमिलैरिटीज जरूर होते हैं, है ना. लेकिन इतने सारे डिफरेंसेस के बाद भी कुछ फंडामेंटल फीचर होते हैं, कुछ बेसिक फीचर होते हैं जो ये वेरियस इंडिविजुअल्स के लिए कॉमन होते हैं, विच आर कॉमन टू वेरियस इंडिविजुअल्स. तो वो सिमिलैरिटीज को हमको ध्यान देना है. ठीक है, हमको ये सिमिलैरिटीज को ध्यान देना है. इट इज कॉमन टू वेरियस इंडिविजुअल्स इन रिलेशन टू अरेंजमेंट ऑफ सेल, सेल का अरेंजमेंट, बॉडी का सिमेट्री, नेचर ऑफ सीलोम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ये सारे फीचर्स जो हैं ये एनिमल क्लासिफिकेशन किंगडम, एनिमल क्लासिफिकेशन के लिए बेसिस का काम करते हैं. उसमें से कुछ जो है यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहले लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन मतलब किसके आधार पर क्लासिफाई किया गया है. सो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि सारे एनिमल्स जो हैं एनिमल किंगडम यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स का किंगडम है. यूकैरियोटिक होते हैं, इसमें मल्टी सेलर होते हैं. सो ऑल द मेंबर्स ऑफ एनिमेलिया दे आर मल्टी सेलर, एक से ज्यादा सेल होते हैं, राइट. सारे के सारे सेम पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल नहीं दिखाते हैं. फॉर एग्जाम्पल स्पॉन्जेस में सेल जो है वो कैसे अरेंज होते हैं, लूज सेल एग्रीगेट के तौर पे अरेंज होते हैं. तो पहला लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, सेल्यूलर और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें टिश्यू नहीं बनता है. ठीक है, सेल कैसे मिलते हैं, लूज सेल्यूलर एग्रीगेट के तौर पे मिलते हैं. इसे कहा जाता है सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. जब सेल्स ऐसे रहते हैं, सेल 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 मिलजुल के काम नहीं कर रहे हैं, बिखरे हुए हैं. सेल कैसे हैं, मिलजुल के काम नहीं कर रहे हैं और बिखरे हुए हैं, उसे हम कह रहे हैं सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. इसमें डिवीजन ऑफ लेबर रहता है. ठीक है, सेल्स में काम बटा रहता है, कुछ सेल कोई काम करेंगे, कुछ सेल कोई काम करेंगे. क्योंकि मल्टी सेलर है तो एक सेल को सारा काम करने का जरूरत नहीं है, राइट. सो सम डिवीजन ऑफ लेबर और एक्टिविटीज अकर अमंग द सेल. नेक्स्ट है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि मिलता है सीलेंट्रेटा में. सेल्यूलर लेवल जो है हमने देखा स्पॉन्जेस में यानी कि पोरीफेरेंस में देखा, स्पॉन्जेस में मिलता है यानी कि पोरीफेरेंस में मिलता है. टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलता है सीलेंट्रेटा में. द अरेंजमेंट ऑफ सेल इज मोर कॉम्प्लेक्स. यहाँ पे जो सेल सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं वो टिश्यू के तरीके से अरेंज हो जाते हैं. सो सेल आपस में कैसे हो गए हैं, ग्रुप हो गए हैं, टिश्यू बन गए हैं, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं. इससे एक हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पर देखने को मिलता है, प्लैटीहेल्मिंथ, और प्लैटीहेल्मिंथ से आगे जो है उन सब में ऑर्गन आ गया है ना, उन सब में ऑर्गन आ गया. So a higher level of organization, that is organ level, is exhibited by members of platyhelminth. किसके द्वारा किसमें देखा जाता है, members of platyhelminth में देखा जाता है. ठीक है, it is exhibited by members of platyhelminth and also in other higher phyla, where tissues are grouped together to form organ, each specialized for a particular function. ठीक है, ये हो गए 3 लेवल हमने देख लिए. प्लैटीहेल्मिंथ में क्या मिलता है, प्लैटीहेल्मिंथ में मिलता है
ऑर्गन लेवल। एनालीडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का में अगर बात की जाए, एनालीडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, कॉर्डेटा, इन सब में मिलता है ऑर्गन सिस्टम लेवल। ध्यान रखिएगा, जब आप एग्जाम में पाएंगे ना तो आपको ऑर्गन लेवल केवल ऑर्गन नहीं लिखा रहता है, टिश्यू ऑर्गन लेवल मिलता है। उसको क्या कहते हैं? टिश्यू ऑर्गन लेवल कहते हैं। ऑर्गन सिस्टम लेवल किस में मिलता है? एनालीडा में, आर्थ्रोपोडा में, मोलस्का में, इकाइनोडर्मेटा में, कॉर्डेटा में, इन सब में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलता है। ठीक है, ऑर्गन्स जो है वो जुड़ के क्या बना लेते हैं? फंक्शनल सिस्टम बना लेते हैं। सो ऑर्गन वाला किस में मिला? प्लैटीहेल्मिंथ। प्लैटीहेल्मिंथ मतलब फ्लैट वर्म। उसके अलावा निमैटीहेल्मिंथ में भी मिलता है, निमैटीहेल्मिंथ में भी मिलता है ये। ऑर्गन सिस्टम है एनालीडा में, आर्थ्रोपोडा में, मोलस्का में, इकाइनोडर्मेटा में और कॉर्डेटा में। ऑर्गन्स जो है ये लोग क्या बना लिए हैं? ऑर्गन सिस्टम बना लिए हैं। ऑर्गन सिस्टम की अपनी अलग ही कॉम्प्लेक्सिटी है अलग अलग ऑर्गेनिज्म में। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर बात की जाए, सो जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, आया है जब, तो सिंपल है, फिर थोड़ा 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 करके क्या हो जाता है? कॉम्प्लेक्स हो जाता है। सो ये सारी चीजें क्या है? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के लिखी है मैंने। ऑर्गन सिस्टम को देखिए डिस्क्राइब किया हुआ है। ऑर्गन सिस्टम जो है अलग अलग लेवल, ऑर्गन सिस्टम exhibit different level of complexities, different level of complexities आपको ऑर्गन सिस्टम में मिलती हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम ओरिजिन देखें सारे सिस्टम का, ठीक है, बिगिनिंग से अगर बात करें तो डाइजेशन या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम, प्लैटीहेल्मिंथ में, प्लैटीहेल्मिंथ में डाइजेशन या डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए केवल ओनली वन ओपनिंग इज प्रेजेंट। सो ऐसा बॉडी प्लान क्या कहलाता है? ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान कहलाता है। केवल एक ओपनिंग होती है, वही माउथ की तरह काम करती है, वही एनस की तरह काम करती है। सो ऐसा डाइजेस्टिव सिस्टम क्या कहलाता है? इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम या फिर इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट कब होगा? जब माउथ हो, फेरिंग्स हो, इंटेस्टाइन हो, एनस हो, ये चारों चीजें हो। ठीक है, सो डाइजेशन इन प्लैटीहेल्मिंथ, digestion in platyhelminth has only one opening, blind sac body plan है, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। जब सिंगल ओपनिंग होती है तो उसे क्या कहते हैं? इनकम्प्लीट कहते हैं। सो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था पहला। सेकेंड अगर हम लोग बात करें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बाद, तो आएगा डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के आधार पे ऑर्गेनिजम्स दो तरीके से कैटेगराइज किए जा सकते हैं, कंप्लीट, प्रिमिटिव वाला हो गया इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट एंड कंप्लीट। इनकम्प्लीट जिसमें ओनली वन ओपनिंग हो, एंड कंप्लीट जिसमें माउथ हो, फेरिंग्स हो, इंटेस्टाइन हो, एनस हो। ये मिलेगा आपको निमेटोरा के बाद से। ठीक है, सो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में माउथ एंड एनस होना चाहिए। देन नेक्स्ट है सर्कुलेटरी सिस्टम, एक बेसिस है क्लासिफिकेशन का, सर्कुलेटरी सिस्टम। और ये ध्यान रखिए डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम में पढ़ रहे हैं हम। ऑर्गन सिस्टम में पढ़ रहे हैं ना, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, ऑर्गन सिस्टम में। सो सर्कुलेटरी सिस्टम के आधार पर ओपन हो सकता है या फिर क्लोज्ड टाइप हो सकता है। ओपन टाइप का क्या मतलब होता है? जब ब्लड वेसल नहीं है। जब ब्लड वेसल होगी तो वो क्या कहलाएगा? क्लोज्ड। ठीक है, ब्लड इज सर्कुलेटेड थ्रू अ सीरीज ऑफ वेसल्स, दैट इज क्लोज टाइप। ओपन टाइप का मतलब व्हेन द ब्लड इज पम्प्ड आउट ऑफ द हार्ट एंड सेल्स एंड टिश्यूज, ये सारे के सारे खून में डूबे हुए रहते हैं। ठीक है, सो ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन किस में मिलता है? आर्थ्रोपोडा में, आर्थ्रोपोडा में मिलता है ओपन सर्कुलेशन। एनालिया में मिलता है क्लोज्ड सर्कुलेशन। राइट, ब्लड वेसल्स का होना ना होना, ये बेसिस है क्लासिफिकेशन का।
तो ऑर्गन सिस्टम में ही आएगा. नेक्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है सिमेट्री. आई विल मूव टू द नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पॉइंट, सॉरी. नेक्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है सिमेट्री. सो एनिमल्स को सिमेट्री के आधार पे कैटेगराइज कर सकते हैं 3 तरीके से, कि आपने एक एनिमल लेना है और उसको 2 बराबर भाग में कट करोगे तो कैसे मिलेगा. जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ यू हैव अ बॉडी लाइक दिस, तो इसको आपको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है अगर, ठीक है. इफ आपको इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, यू कैन ब्रेक इट फ्रॉम हियर, 2 बराबर भाग मिल जाएंगे. यू कैन ब्रेक इट फ्रॉम हियर, 2 बराबर भाग मिल जाएंगे. आप ऐसे ब्रेक करोगे 2 बराबर भाग मिल जाएंगे. सो ये सिमेट्री क्या होती है, रेडियल सिमेट्री होती है. ऐसी सिमेट्री कहलाती है रेडियल सिमेट्री. अब कोई बॉडी है जिसको आप किसी भी तरीके से कट करो आपको 2 बराबर भाग नहीं मिलेंगे, तो वो बॉडी क्या कहलाएगी, एसिमेट्रिकल कहलाएगी. और अगर आप किसी पार्ट को कट करोगे, आई डोंट हैव एनी एग्जांपल राइट नाउ, लाइक चेयर, ठीक है, आई एम सिटिंग ऑन अ चेयर. सो इफ उस चेयर को मैं एक इस तरीके से बीच से कट करूंगी तो मुझे 2 इक्वल पार्ट्स मिलेंगे, और किसी भी तरीके से कट करने से 2 इक्वल पार्ट्स नहीं मिलेंगे. सो सिमेट्री क्या होता है, एसिमेट्रिकल, radial symmetry and bilateral symmetry. Asymmetry का मतलब कि any plane passing through the center does not divide it into 2 equal parts. Any plane which passes through center, center से पास होने, कोई भी plane खींच लो, center से पास होना चाहिए बस, 2 equal parts में divide नहीं करेगा. Does not divide them into 2 equal halves. But when any plane passing through the central axis of the body divides the organism into 2 equal parts. देखो मैंने इसको 2 कैसे में कट किया, पहले एक सेंटर पे आई एम ड्रॉइंग अ डॉट, ठीक है. दिस इज द सेंटर ऑफ द बॉडी. इस सेंटर से पास होना चाहिए, जैसे भी मुझे इसको डिवाइड करना है, वो लाइन या वो प्लेन सेंटर से पास होना चाहिए, ठीक है. सेंटर से पास होना चाहिए, तभी वो उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा. ध्यान रखो, किसी भी तरीके से किसी भी साइड से कट करके जुगाड़ करके ऐसे साइड से इधर उधर कट करके मिल जाएगा, नहीं. इट शुड बी पासिंग थ्रू सेंटर ओनली. सो एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर डज नॉट डिवाइड इट इनटू इक्वल पार्ट्स, asymmetry. When any plane passing through the central axis of the body divides it into 2 identical parts, radial symmetry. और वहीं जब आप किसी बॉडी को 2 आइडेंटिकल लेफ्ट और राइट प्लेन में डिवाइड करोगे केवल एक प्लेन से, पॉइंट ऑफ सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, 3 अलग अलग चीजें होती हैं. समझिए इस बात को. जैसे किसी भी चीज के लिए इफ आई एम टॉकिंग फॉर दिस इज द पॉइंट ऑफ सिमेट्री. if I'm drawing these these are lines of symmetry. but if इसी लाइन के क्रॉस मैं कट कर दूंगी तो वो plane of symmetry होगा. like this will be a plane, thoroughly plane. point of symmetry, line of symmetry and plane of symmetry, 3 अलग चीजें होती हैं. तो इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है when any plane which is passing through the central axis of the body divides into 2 equal parts, radial. when any plane passing through the central axis or center of the body divides it into, sorry, not any plane, when only one plane can divide the body into 2 equal or identical parts, left and right parts, then that will be बाइलेटरल सिमेट्री. तब उसे क्या कहा जाएगा, बाइलेटरल सिमेट्री कहा जाएगा. सो बाइलेटरल सिमेट्री किसमें मिलता है, एनालीड, आर्थ्रोपोड, लार्वा ऑफ इकाइनोडर्मेटा और एडल्ट में रेडियल है, एडल्ट ऑफ इकाइनोडर्मेटा. उसके अलावा यहाँ पर प्लैटीहेल्मिन्थ भी है, निमैटोडा भी है बाइलेटरल में, और रेडियल एसिमेट्री में स्पॉन्जेस, और रेडियल में आपके पास है सीलेंट्रेट, टीनोफोर एंड एडल्ट ऑफ इकाइनोडर्मेटा. क्योंकि लार्वा जो है उसमें तो बाइलेटरल सिमेट्री बनती है, राइट. सो इकाइनोडर्मेटा को हम लोगों ने किस में रखा है, रेडियल सिमेट्री में रखा है, क्योंकि एडल्ट में रेडियल सिमेट्री मिलती है. इस बात का ध्यान रखेंगे, राइट. सो एडल्ट ऑफ इकाइनोडर्मेटा रेडियल सिमेट्री, सीलेंट्रेटा रेडियल सिमेट्री, टीनोफोरा रेडियल सिमेट्री. देन नेक्स्ट इज जर्म लेयर. ठीक है, नेक्स्ट क्या है, जर्म लेयर. एनिमल्स जिसमें
एनिमल्स इन विच द सेल्स आर अरेंज्ड इन 2 एम्ब्रायोनिक लेयर। जब एनिमल्स 2 एम्ब्रायोनिक लेयर में अरेंज होंगे तो उसे कहा जाएगा डिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। और अगर 3 एम्ब्रायोनिक लेयर में अरेंज होंगे तो उसे कहा जाएगा ट्रिप्लोब्लास्टिक। आई विल स्क्रॉल डाउन नाउ। डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक, तो जर्म लेयर के बेसिस पे है ये। जर्म लेयर क्या होती है? पहली बात, जब जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो, जाइगोट सिंगल सेल वाला होता है और एम्ब्रियो मल्टी सेलुलर स्टेज होता है। जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, ये एम्ब्रियो में ना लेयर्स बन जाती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म। एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। अगर 3 प्रेजेंट होती हैं तो क्या कहलाता है? ट्रिप्लोब्लास्टिक। अगर केवल 2 प्रेजेंट होती हैं तो क्या कहलाता है? एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म कहलाता है डिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। सो एनिमल्स इन विच द सेल्स आर अरेंज्ड इन 2 एम्ब्रायोनिक लेयर, डिप्लोब्लास्टिक। केवल 2 एम्ब्रायोनिक लेयर या केवल 2 जर्म लेयर होगी, एक एक्सटर्नल एक्टोडर्म होगा, एक इंटरनल एंडोडर्म होगा, जैसे कि ये पाया जाता है सीलेंट्रेटा में, सीलेंट्रेट में, स्पॉन्जिस में, ठीक है, सीलेंट्रेट में, टीनोफोरा में, टीनोफोर्स में मिलता है, ठीक है। इनमें एक स्पेशल चीज भी है कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में मीजोडर्म एब्सेंट है। इन डिप्लोब्लास्टिक मीजोडर्म की जगह मीजोग्लिया, जो एक जिलाटिनस लेयर है, मीजोग्लिया जिलाटिनस लेयर, वो प्रेजेंट होती है, ठीक है। एक जिलाटिनस लेयर मीजोग्लिया प्रेजेंट होती है। जिलाटिनस इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इट इज नॉन सेल्यूलर लेयर। सेल्यूलर होगा तो मीजोडर्म, सेल्यूलर नहीं होगा तो मीजोग्लिया, ठीक है। अनडिफरेंशिएटेड लेयर इसीलिए कहा जा रहा है उसको, ठीक है, नॉन सेल्यूलर अनडिफरेंशिएटेड। मीजोग्लिया की तारीफ करेंगे, अनडिफरेंशिएटेड है, नॉन सेल्यूलर है, जिलाटिनस है और प्रेजेंट बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म है, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म है। दोज एनिमल्स जिसमें डेवलपिंग एम्ब्रियो के पास थर्ड जर्म लेयर भी होती है, मीजोडर्म, इन बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, आर कॉल्ड ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। उन्हें क्या कहते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक का एग्जाम्पल है प्लैटीहेल्मिंथ, ठीक है, प्लैटीहेल्मिंथ से लेके पूरे कॉर्डेट, all these are triploblastic animals. So this is on the basis of germinal layer. This is on the basis of germinal layer. Germinal layer के आधार पर ये categorization किया गया है। As you can see from the picture given here in figure 4.2, यहाँ पर देखिए ड्रॉ में बना हुआ है एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड बीच में मीजोग्लिया की लेयर है। यहाँ पर एक्टोडर्म, एंडोडर्म और बीच में मीजोडर्म की लेयर है। सो ये होगी जर्मिनल लेयर के बारे में बात, ऑन द बेसिस ऑफ जर्मिनल लेयर। मूविंग फॉरवर्ड, सीलोम के बारे में बात करेंगे। सीलोम क्या है? बॉडी कैविटी। व्हाट इज सीलोम? ऑल्सो नोन एज बॉडी कैविटी। मैंने आपको बहुत बार बॉडी कैविटी इसी तरीके से समझाई है और वो सेम तरीके से आई स्टिल एक्सप्लेन दैट अगेन। सपोज दिस इज योर बॉडी, right? If you have a transparent pen, it becomes easy to understand. If this is your body, right, and inside this is your alimentary canal with one opening mouth and one opening anus. अगर ये आपका body है और उसके अंदर ये आपका alimentary canal है, सो एलिमेंट्री कैनाल के बाहर जितनी भी खाली जगह बचती है उसे हम सीलोम कहते हैं। लेकिन हमारी बॉडी में वो खाली पड़ी नहीं रहती है, वो खाली नहीं रहती है, उसमें दूसरी चीजें फिलअप हो जाती हैं, ठीक है। उसमें क्या हो जाती है? दूसरी चीजें फिलअप हो जाती हैं, उस खाली स्पेस में दूसरी चीजें फिलअप हो जाती है ना, बॉडी कैविटी वाले स्पेस में। मतलब कि एक्सक्रीटरी सिस्टम आ जाता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम आ जाता है। बट बिगनिंग में वो क्या था? सीलोम। बिगनिंग में शुरू में वो क्या था? सीलोम या फिर बॉडी कैविटी था, ठीक है। तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? सीलोम या बॉडी कैविटी के बारे में बात कर रहे हैं। इट इज द कैविटी, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अ कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द गट वॉल इज सीलोम। Between body wall and gut wall
इट इज बॉडी कैविटी इज प्रेजेंट बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट वॉल. कहाँ प्रेजेंट होती है ये? बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट वॉल सीलोम और कैविटी इज प्रेजेंट. ठीक है. सो बॉडी कैविटी अगर है, ठीक है, अगर है तो ट्रू हो सकती है या फॉल्स हो सकती है. जब नहीं है तो नहीं है फिर. ठीक है. जैसे यहां पर देखो एसिलोमेट, नो बॉडी कैविटी. एसिलोमेट नो बॉडी कैविटी. ठीक है. अगर है और आप सीलोम में खड़े हो गए, आप चारों तरफ देखो, अगर चारों तरफ मेसोडर्म दिखाई दे रहा है, मतलब कि कैविटी इज सराउंडेड बाय मेसोडर्म ऑन ऑल द साइड्स, ट्रू कैविटी, ट्रू सीलोम. If cavity is not surrounded by mesoderm on all the sides, false cavity, pseudocoelom. Okay, so the body cavity which is lined by mesoderm is called coelom. Animals which have coelom are called coelomate, like Annelida, mollusca, Arthropoda, Echinodermata, Hemichordata and Chordata. So Annelida to Chordata सब में मिलता है ट्रू सीलोम. सब में क्या मिलता है? ट्रू सीलोम. ठीक है. सीलोम का मतलब, ट्रू सीलोम का मतलब सराउंडेड बाय मेसोडर्म ऑन ऑल साइड्स. सभी तरफ ये मेसोडर्म से सराउंडेड होता है, उसे कहते हैं ट्रू सीलोम. Some animals body cavity is not lined by mesoderm. Instead mesoderm is present as scattered pouches in between the ectoderm and endoderm. ठीक है. तो उसे कहते हैं pseudocoelom. देखो यहाँ पर क्या है? This is ectoderm की layer, internally this is endoderm की layer. ये जो पूरी स्पेस है इसे कहते हैं सीलोम. और ये देखो बीच बीच में छोटे 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 मेसोडर्म हो रखे हैं. ठीक है. ये क्या है? छोटे छोटे मेसोडर्म है. सो अगर आप कैविटी में यहाँ पे खड़े हो, आप एक तरफ देखोगे मेसोडर्म है, एक तरफ देखोगे एंडोडर्म है, एक तरफ देखोगे एक्टोडर्म है, राइट? सो इन सम एनिमल्स द बॉडी कैविटी इज नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म. इंस्टेड मेसोडर्म इज प्रेजेंट एज स्कैटर्ड पाउचेस इन बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म. मेसोडर्म जो है वो स्कैटर्ड पाउचेस, बिखरे हुए पाउचेस के तौर पे प्रेजेंट होता है. सो ऐसी बॉडी कैविटी स्यूडोसीलोम कहलाती है. और जिन एनिमल्स में ये प्रेजेंट होता है उसे स्यूडोसीलोमेट कहते हैं. एग्जाम्पल के लिए एस्केलमेंथिस. ठीक है. एकमात्र ग्रुप है एस्केलमेंथिस, यानी नीमाटोडा को कहते हैं. एस्केलमेंथिस को एस्केलमेंथिस क्यों कहते हैं बताती हूँ मैं. एस्कोस शब्द का मतलब होता है कैविटी और हेलमिंथ शब्द का मतलब होता है वर्म. तो ये पहली बार कोई वर्म था जिसमें कैविटी देखने को मिला, तो हमने इसका नाम क्या रख दिया? एस्केलमेंथिस. बाद में पता चला इसके पास तो झूठी कैविटी है. ठीक है. सो एस्कोस मतलब होता है कैविटी, हेलमिंथ मतलब होता है वर्म. इसका नाम एस्केलमेंथिस. किसका नाम है? ये नीमाटोडा का नाम है. नीमाटोडा इज ऑल्सो नोन एज एस्केलमेंथिस. नो, स्पेलिंग गड़बड़ हो गई है, एक सेकेंड. एस्केलमेंथिस क्योंकि कैविटी वाले वर्म होते हैं ये. एस्कोस या कैविटी और हेलमिंथ माने वर्म. एनिमल जिनमें कैविटी नहीं है, एसिलोमेट. एसिलोमेट का एग्जांपल बोलो. शुरू से चालू कर दो, सारे एसिलोमेट है. शुरू से मतलब स्पॉन्जेस, सीलेंट्रेट, टीनोफोरा, प्लैटीहेलमिंथ, ऑल दीज आर एसिलोमेट. इन सबको क्या बोला जाएगा? दीज आर ऑल एसिलोमेट. ठीक है. तो यहाँ पर हम लोगों ने किसके बारे में बात की? सीलोम के बारे में बात की. दिस इज अबाउट सीलोम. नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट सेगमेंटेशन. In some animals, the body is externally and internally divided into segments. ठीक है. अब यहाँ पर भी वही वाला एग्जाम्पल दूंगी जो आपने पहले भी सुन रखा होगा, कुछ लोगों ने नहीं भी सुना होगा. गुड्डे का पैकेट आता है, एक केक वाला. गुड्डे केक्स आते हैं. आई डोंट नो आपने देखा है कि नहीं, और अभी मेरे घर पे है नहीं, वरना आई वुड हैव शोन यू. सो गुड्डे का जो केक आता है, जब आप उसका पैकेट खोलोगे ना तो उसमें से 5 पीसेस किए रहते हैं, है ना. 5 पीसेस किए रहते हैं और वो 5 पीसेस दिखते हैं बाहर से कटे हुए, और ऐसे अंदर भी वो कटा रहता है. ठीक है. वो कैसा है? उसको कहते हैं ट्रू सेगमेंटेशन. लेकिन कई बार आप मार्केट जाते हो जीन्स खरीदने, आपने जीन्स ले लिया, अरे ये तो पॉकेट है. घर आके देखा ऐसे पॉकेट में आपने हाथ डाला और वो पॉकेट जो है बस दिखने का पॉकेट है और अंदर जा नहीं रहा आपका हाथ. व्हाट इज दिस? ठीक है. व्हाट इज दिस? ये क्या है? ये क्या हो रहा है? ये बुद्धू बनाया जा रहा है आपको? नहीं,
ये भी सेगमेंटेशन है, लेकिन ये फॉल्स सेगमेंटेशन है। जब बाहर से देख के लगता है दे आर सेगमेंटेड। अच्छा, अब जब मैं ये बोलती हूँ तो अपने दिमाग में आ जाता है कि ऑर्गेनिज्म कटा हुआ होगा अंदर से, है ना। हम अर्थवर्म को खोलेंगे तो हम अर्थवर्म को खोलेंगे ऊपर से, और हमको ना एलिमेंट्री कैनाल ऐसे टुकड़ों में होगा, ऐसे माउथ अलग पड़ा होगा, फेरिंग्स अलग होगा, इंटेस्टाइन अलग होगा। नो, यू डोंट हैव टू थिंक लाइक दैट। जस्ट स्किन के बारे में सोचिए। जब आप अर्थवर्म को कट ओपन करेंगे ना, तो उसका स्किन आपको ऐसा दिखाई देगा, लाइक दिस इज द सेगमेंट, दिस इज ओपन अर्थवर्म। नो, ओपन करके बता रही हूँ मैं, क्लोज में ये रहा आपका अर्थवर्म, जैसे ये था, ठीक है, कट कर दिया हमने, ऐसे भी खोल दिया, ऐसे भी खोल दिया। ये पूरा स्किन का जो पूरा लेयर है ये सेगमेंटेड है। स्किन का पूरा लेयर सेगमेंटेड होता है। इन सम एनिमल्स द बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स। बॉडी कैसे एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड होती है सेगमेंट्स में, विद अ सीरियल रेपिटेशन ऑफ एटलीस्ट सम ऑर्गन्स। ठीक है, कुछ एनिमल्स में बॉडी एक्सटर्नली भी डिवाइडेड होती है, इंटरनली भी डिवाइडेड होती है, और सेगमेंट्स मतलब रिपीटेशन पाया जाता है। ये एग्जांपल आपको हमारी बॉडी में मिलेगा वर्टिब्रल कॉलम में। वर्टिब्रल कॉलम को जब आप देखोगे तो वो कैसे है, कुछ ऐसे, ठीक है। वर्टिब्रल बोन जो है वो हमारी ऐसे होती है, राइट। सो ये क्या है, दिस इज रेपिटेशन। फिश आपने देखी हो, अगर फिश को कट करेंगे, मसल्स जो है वो ऐसे ऐसे प्यारे से ऐसे रहते हैं, है ना, ऐसे प्रॉपर सेगमेंटेड दिखाई देता है। हमारे मसल्स में उतने अच्छे से नहीं दिखता, बट हमारे मसल्स में भी सेगमेंटेड है। So body is externally and internally divided into segments known as true segmentation. Or metamerism. For example, in earthworm, the body shows up this pattern called metameric segmentation, and the phenomena is known as metamerism. उस phenomena को क्या कहते हैं, metamerism कहते हैं। Next is notochord. Notochord एक mesodermally derived rod-like structure है। बहुत important point है। नोटोकॉर्ड और नर्व कॉर्ड, बार बार मैं इसमें अंतर बताऊंगी, है ना। नोटोकॉर्ड क्या है, किससे बना है, मीजोडर्म से बना है। किसका हिस्सा है, स्केलेटल सिस्टम का हिस्सा है, स्केलेटन का हिस्सा है। कैसा होता है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर, मतलब अंदर से खोखला नहीं है, ठीक है, इट इज रॉड लाइक स्ट्रक्चर। नोटोकॉर्ड मीजोडर्म से डिराइव हुआ है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर है। कहाँ प्रेजेंट होता है, डॉर्सल साइड पर, बनता डॉर्सल साइड पे ड्यूरिंग एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट इन सम एनिमल, ठीक है, सम एनिमल जिसमें है। नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली इन कॉर्डेट्स, केवल कॉर्डेट्स में मिलता है, ठीक है। जिनमें नहीं मिलता है उन्हें हम कहते हैं नॉन कॉर्डेट्स, एब्सेंट इन नॉन कॉर्डेट्स, ठीक है। सो नॉन कॉर्डेटा का एग्जांपल है पोरीफेरा से लेके एकाइनोडर्मेटा। नर्व कॉर्ड क्या है, एक्टोडर्म से डिराइव हुआ है। किसका हिस्सा है, नर्वस सिस्टम का हिस्सा है, ठीक है। रॉड लाइक नहीं होता, इट इज हॉलो और टिब्यूलर। हॉलो मतलब खोखला, टिब्यूलर मतलब ट्यूब लाइक, पतले से ट्यूब लाइक होगा, है ना, ट्यूब जैसे होता है, खोखला सा। नर्व कॉर्ड कहाँ मिलता है, नर्व कॉर्ड डॉर्सल भी हो सकता है, वेंट्रल भी हो सकता है, ठीक है, डॉर्सल भी हो सकता है। डॉर्सल किस में होता है, इन कॉर्डेट्स। वेंट्रल किस में होता है, नॉन कॉर्डेट्स, मतलब ये दोनों में पाया जाता है। सम नॉन कॉर्डेट्स, ऑब्वियसली नॉट ऑल नॉन कॉर्डेट्स। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नोटोकॉर्ड और नर्व कॉर्ड को अगर आपने समझ लिया है तो आप ये डिफरेंस जो है मेमोराइज करने में आपके इजी हो जाएगा। हम लोग क्या हैं, हम लोग कॉर्डेट्स हैं, तो हमारे पास क्या नोटोकॉर्ड है, हाँ है। हमारे पास नर्व कॉर्ड है, हाँ है। हमारे पास नोटोकॉर्ड किधर है, डॉर्सल साइड पे, पीछे मतलब डॉर्सल साइड पे। नर्व कॉर्ड किधर है, डॉर्सल साइड पे। नर्व कॉर्ड क्या बन गया है, स्पाइनल कॉर्ड। नर्व कॉर्ड changes to spinal cord in some animals। और नोटोकॉर्ड क्या बन गया है, changes to vertebral column in some animals। किसी किसी में चेंज नहीं भी होता है, ठीक है, changes to vertebral column in some animals।
तो बेसिकली नोटोकॉर्ड और नर्व कॉर्ड में क्या डिफरेंस है ये हमको समझ में आना चाहिए. नोटोकॉर्ड कहाँ होता है, किस में पाया जाता है, और नर्व कॉर्ड कहाँ होता है और किस में पाया जाता है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. जस्ट अ सेकंड, टेक द माइक. तो हम लोग नोटोकॉर्ड, हम लोगों के पास नोटोकॉर्ड है, लेकिन हमारे में नोटोकॉर्ड जो है वो चेंज हो गया है. क्या बन गया है? वर्टिब्रल कॉलम बन गया है. ठीक है, चेंज होके क्या बन गया है? वर्टिब्रल कॉलम बन गया है. तो हम लोग वर्टिब्रेट्स कहलाते हैं इसीलिए, राइट. तो अभी नोटोकॉर्ड के हिसाब से हम कॉर्डेटा में आएंगे, है ना. तो अभी सिर्फ नोटोकॉर्ड वाली बेसिस पे लिखते हैं. दिस इज ऑल अबाउट द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन. ठीक है, तो ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमेलिया बेस्ड ऑन सम कॉमन फंडामेंटल फीचर इज मेंशन्ड at bottom. I'll move forward with that. ये देखिए, सो किंगडम, सबसे पहले हम बात करेंगे किंगडम एनिमेलिया. एनिमेलिया में सारे मल्टी सेलुलर है, सारे के सारे यूकैरियोटिक है. ठीक है, सारे के सारे यूकैरियोटिक हैं. लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसमें सेल्यूलर लेवल हो सकता है, टिश्यू ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम लेवल हो सकता है. सेल्यूलर लेवल का क्या मतलब है, टिश्यू ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम का मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ. देन सिमिट्री के लिए बोले, सेल्यूलर लेवल वाले जितने भी एनिमल्स हैं वो मोस्टली एसिमेट्रिकल हैं, एसिलोमेट हैं, मतलब सिलोम नहीं है ना. और पोरीफेरा डिप्लोब्लास्टिक है. ये मैं एक्स्ट्रा यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ कि ये डिप्लोब्लास्टिक है, या फिर आप यहाँ लिख दो सिलोम वाले के साथ में, इट इज डिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट. डिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट, एंड ये लोग भी डिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट हैं. रेडियल सिमेट्री पाई जाती है सीलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा में. Bilateral symmetry without body cavity, platyhelminth, with false coelom, false cavity, Aschelminthis, मैंने आपको नाम का इंपॉर्टेंस बताया. With true coelom, Annelida arthropoda mollusca का इकोनोडेंड्रन स्टार इसीलिए लगा है क्योंकि इसमें bilateral symmetry नहीं होती है, बल्कि radial symmetry होती है. Hemichordata and chordata. So this is the classification, broad classification of kingdom Animalia based on the some fundamental characters जो हमने डिस्कस किए हैं अभी यहाँ पर. Next we'll talk about phylum Porifera.